सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं हिंदी और मराठी फिल्मों के सुप्रसिद्ध अभिनेता रमेश देव। आपसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम के तमाम सुनने वालों को कमल शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात मराठी और हिंदी फिल्मों के उस वरिष्ठ फिल्म अभिनेता से करवा रहे हैं जिन्होंने पर्दे पर जिंदगी के न जाने कितने किरदार निभाए हैं, लेकिन जितने भी किरदार निभाए पूरी लगन और समर्पण के साथ। दुनिया इस कलाकार को, इस सितारे को जानती है रमेश देव के नाम से, और आज ये हमारे आपके साथ बांटने आए हैं बहुत सी बातें, खट्टी मीठी यादें। तो रमेश जी, विविध भारती के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, और विविध भारती की श्रोताओं को भी मेरे तरफ से बहुत 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 नमस्कार। रमेश जी, यूं तो कहते हैं कि किसी से उसकी तनख्वाह, हाँ, और एडिटर से उसके अखबार का सर्कुलेशन जी, और किसी से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। हाँ, हाँ। लेकिन आपको देख करके बड़ी इच्छा हो रही है जानने की, क्योंकि मैं आपकी तंदुरुस्ती का राज भी जानना चाहता हूं कि आखिर किस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा है। जलन भी हो रही है और मैं भी जानना चाहता हूं ये नुस्खा की। और इसका राज वैसा एक बात है, हर एक प्रोफेशन के लिए एक एक की जरूरत होती है। जैसे कि वकील होता है तो उसके लिए ब्रेन की जरूरत होती है, डॉक्टर्स के लिए उसकी मालूमात होती है, और हमारी इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत है ये अपनी तबीयत, जी, चेहरा और उसका आवाज, ये तीनों की जरूरत है। अगर ये तीनों संभाले नहीं गए तो वो इंडस्ट्री से बाहर फेंका जाता है। तो जब मैंने तय किया कि इस इंडस्ट्री में आना है तो मैंने ये भी तय किया था कि मैं मेरी तबीयत संभाल कर रखूंगा, और अभिमान से मैं कहूंगा कि मेरे उम्र में जब उस वक्त जवान था और अभी इसमें मेरा 1.5 या 2 पाउंड का फर्क आता है, नहीं तो कुछ नहीं। नहीं तो मेरे पुराने जितने सूट्स हैं वो अभी भी मैं पहनता हूं। और दूसरी एक बात है कि देखिए, भगवान की तो डेफिनेटली देन है, उसके वजह से हुआ, लेकिन मैं अभी भी योगा करता हूं, व्यायाम करता हूं। और तीसरी बात यह है, मैं ये कहूंगा कि वो आमतौर से कि मेरी जो इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री उसकी एक वजह है, यहाँ का माहौल सारी का बदलता रहता है। आपका माहौल तो एक ही है, जैसा कि ये स्टूडियो है, सामने वाले लोग, ये सब हर रोज वही 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 होता है। हमारा वो नहीं है। आज मैं हेमा जी के साथ काम करते रहता हूँ, कल मैं शायद दूसरे किसी हीरोइन के साथ काम करते रहूंगा। आज मैं चोर रहता हूं तो कल मैं पुलिस बनता रहता हूं, या कभी भाई बनता हूं, कभी बाप बनता हूं। तो क्या है कि हमारे काम में अलग अलग एक शेड्स आ जाते हैं, और इस वजह से एक फिजिकली एंड मेंटली हम दोनों चुस्त रहते हैं। और ये मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बात है कि ये मेरा राज है कि मैं अभी तक आपकी दया से, मेरे श्रोताओं के आशीर्वाद से और भगवान के दया से मैं अभी तक चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। वैसे मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आपने नुस्खा बता दिया है। हाँ। तो हम भी जरा इसे आजमाएंगे और देखेंगे। लेकिन आपके लिए क्या है कि आपको ये माहौल चेंज करना मुश्किल हो जाएगा जनाब। अच्छा रमेश जी, आपने इंडस्ट्री की बात की, और ये एक प्रोफेशनल अप्रोच भी है कि अपने आप को फिट रखना, ताकि जिस काम के लिए हम गए हैं, हाँ, उस काम को अच्छे से निभा सकें, उस भूमिका में फिट हो सकें। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि इंडस्ट्री में आप कैसे आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बनना कुछ चाहते हैं, बन कुछ जाते हैं। हाँ जी, हाँ। तो आप भी क्या एक्टर वाकई बनना चाहते थे या संयोग हो गया? बिल्कुल मैं एक्टर नहीं बनना चाहता था। देखिए, मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं वकील बनूं। हमारे घराने में सब लोग मिलिट्री में थे, मेरे बड़े भाई मिलिट्री में थे, छोटे भाई की इच्छा थी कि पुलिस में जाऊं,
मैं भी खुद चाहता था कि मैं मिलिट्री में जाऊं, और इसी वजह से जब मैं कॉलेज में था, इंटर में पढ़ता था, तब मैं एनसीसी में क्वार्टर मास्टर सार्जेंट था। एनसीसी में था, उस जमाने में एनसीसी होती थी, तो एनसीसी में था मैं, और मेरे दिमाग में मैं मिलिट्री में जाने का मैंने तय कर दिया था। मेरे दादा भी मिलिट्री में थे, तो मिलिट्री मेरे डेफिनेटली मैंने सोचा था। लेकिन क्या है कि आदमी सोचता है एक, और भगवान के दिमाग में अलग होता रहता है। एक छोटा सा वाकया था, उसके वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आ गया। बड़े मजेदार वाकया था कि जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ जी, तो शायद अगर मेरी वाइफ ने सुना तो थोड़ी सी गुस्से में आ जाएगी मेरी और वो सुनेगी भी। लगता बहुत डरते हैं उनसे। हाँ जी, हाँ भाई, देखिए वैसे तो हर आदमी अपने वाइफ से डरते रहता है। अभी मैं विलन हूँ, सबके साथ मैंने बहुत बुरे बर्ताव भी किया है, लेकिन घर में तो भाई हाथ जोड़ के खड़े रहता हूँ। दिल्ली जाना पड़ता है। हाँ, तो कहना था कि जब मैं कॉलेज में था तो एक लड़की थी। हर कॉलेज में क्वीन होती है। आप भी कॉलेज में जब थे, शायद उस वक्त भी कोई क्वीन होगी, उसके तरफ आपकी भी नजर गई होगी। मैं ये आपको क्यों बताऊं? नहीं बताइए, ठीक है। आप मेरा झगड़ा करवा देंगे ना। तो क्वीन थी हमारे कॉलेज की, और उसके साथ बात करने की मेरी इच्छा थी, और वो तो मुझे मेरे तरफ देखने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ना मैं स्कॉलर था, ना मैं स्पोर्ट्समैन था, कुछ नहीं था, तो क्यों देखे। लेकिन मुझे एक वीक पॉइंट उसका मालूम हो गया था कि उसे शूटिंग देखने की इच्छा हो रही थी। और मैं कोल्हापुर में, मेरे पिताजी बहुत बड़े ऑफिसर थे, तो किसी भी स्टूडियो में मुझे इजी एंट्रेंस मिलता था, और ये उसका वीक पॉइंट मैंने पकड़ा। और मैंने, वो एक दफ़े बैडमिंटन खेल रही थी, और मेरे एक दोस्त को मैंने बैडमिंटन के दूसरे कोर्ट साइड पे खड़ा कर दिया, और जैसा कि वो उसका खेल खत्म हो गया, तो मैंने जोर से दोस्त को कहने के लिए, मगर सुने वो लड़की, मैंने कहा कि भाई आज मैं दोपहर को शूटिंग देखने के लिए जा रहा हूं और जाना चाहता हूं। जो लड़की मेरे तरफ देखती भी नहीं थी, अपने खुद के ढंग में थी, बस वो जा रही थी रुबाब में, एकदम रुक गई, मुड़ के देखी और मुझे कहा कि रमेश जी आप शूटिंग देखने जा रहे हैं? मैंने बोला हाँ। तो क्या मैं आ सकती हूँ? मैंने दिल में कहा कि अरे भाई यही तो मैं चाहता हूँ इसीलिए तो सब कुछ कर रहा हूँ मैं। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो ले चलते हैं। अच्छा, एहसान कर रहे हैं। हाँ, बस ऐसा एहसान करें, इस दिखा। तो बोले मैं आ जाऊंगी, कितने बजे निकलना है? तो मैंने बोला देखिए 2 बजे तक वहाँ लंच टाइम होता है, हम 2-2:30 बजे निकलते हैं, वहाँ पहुँच जाएंगे, और उसके बाद 5 बजे तक शूटिंग देखेंगे। और वैसे तय हो गया। बाहर आने के बाद दिमाग में आया कि अगर मैं अकेला इस लड़की को लेके जाऊं, तो वहाँ के जो डायरेक्टर साहब थे, वो जो मेरे पिताजी के बड़े होते ही अजीज दोस्त थे, भालजी पेंढारकर, वो इमीडिएटली पिताजी को फ़ोन करके बताएंगे कि भाई आपके दिग्विजय एक लड़की को लेके आए हैं, और मेरी रात को खाते वक्त हमारी हजामत बन जाती। तो मैंने सोचा कि मेरे 5-6 दोस्तों को मैंने लेके गया, 5-6 दोस्तों को कहा कि ये लड़की मेरे साथ आ रही है, तो झट से सब लोग तैयार हो गए, और उस लड़की के पास गया मैं, और उसे कहा कि देखो 7-8 मेरे दोस्त हैं, वो भी आना चाहते हैं, अगर कोई लड़कियां आना चाहती हैं तो ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो भी वही सोचती होगी कि भाई एक अकेले रमेश देव के साथ कैसे जाऊं। तो वो भी 7-8 लड़कियां लेके, और हम 7-8 लड़के, यानी 10-15 ऐसा एक ग्रुप शूटिंग देखने के लिए गया। और तकदीर, जो मैं कहता हूं ना कि मेरे लाइफ में जो सब चीजें होती आई, वो तकदीर से होती आई है। तकदीर ने मुझे बहुत साथ दिया। तो वहां तकदीर से उस वक्त जो शूटिंग चल रही थी, वो स्नेह सम्मेलन की शूटिंग चल रही थी। पिक्चर में स्नेह सम्मेलन दिखाया था, कॉलेज का एक स्नेह सम्मेलन दिखाया था, और सब लोग और डायरेक्टर साहब अपने सर पर हाथ रख के बैठे थे कि भाई ऑडियंस जो दिखाना था। तो कोल्हापुर में उस वक्त पहलवान लोग बहुत थे, और वो पहलवान वगैरह जो जूनियर आर्टिस्ट तो मिलना बड़ी मुश्किल होता था, तो ये सब पहलवान लोग वहां बैठे थे। एक की मूछा, बड़ी बड़ी मूछा, 2-2, 3-3 बच्चे के बाप। अब डायरेक्टर सोचा कि ये इनको मैं स्टूडेंट कैसे दिखाऊं। और जब ये 8-10 लड़कियां, 8-10 लड़के देखे, और वो डायरेक्टर मुझे जानते थे, तो मुझे कहा उन्होंने कि रमेश, अगर तुम्हें इतराज न हो
तो मैं आप सब लोगों का एक शॉट लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आपको बैठना पड़ेगा। और वो मैंने शॉट हुआ। अच्छा, शॉट में एक और भी था कि जैसे कि स्टेज पे आके, आप भी जानते हैं कि कॉलेज में वो कहते रहता है कि सेक्रेटरी आके कहता है कि अभी फलानी लड़की आके आपके सामने ये डांस पेश करेंगी या गाना पेश करेंगी। तो बोला कि रमेश वो काम तू करेगा? मैंने बोला हाँ करूँगा। तो तुझे मेकअप करना पड़ेगा। मैंने बोला कर देता हूँ। और वो शॉट के वजह से पहला, यानी मेरे चेहरे पे पहला मेकअप उस वक्त एक लड़की की वजह से लगा। और उस लड़की को फिर पटाने के लिए मैं एक गाना गाता था। अच्छा। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, क्या बात है, क्या मेरी धड़कन तुझको पुकारे। तो चलिए, अगर यही गाना क्यों ना सुनवा दें अपने श्रोताओं को। भाई आपकी पसंद का गाना है और इसके साथ में आपकी जिंदगी का बहुत ही अहम संस्मरण जुड़ा हुआ है। हाँ जी, सुनाइए। शुरुआत आपकी मराठी फिल्मों से हुई? जी हाँ, मेरा भाई उस वक्त वो कैप्टन था और उनकी कंपनी पुणे में थी। तो पुणे में मैं रुक गया और वहाँ मुझे राजा परांज पे, मराठी के एक अहम डायरेक्टर थे उस जमाने में, उनके साथ मेरी मुलाकात हो गई। और उस वक्त वो एक पिक्चर बना रहे थे, अंधड़ा मांगतो एक डोळा। इसका मतलब अंधा मांगे एक आंख। हाँ, अंधा मांगे एक आंख। तो वो पिक्चर थी। तो उन्होंने बोला कि रमेश तू मेरे लिए बहुत लकी है। तो इस पिक्चर में सब हीरो हीरोइन सब तय हुए, विलन अभी तक तय नहीं हुआ है, तो विलन का काम तू कर। और मैंने विलन का काम किया उस पिक्चर में। और वो पिक्चर इतना सक्सेसफुल गया, अंधड़ा मांगतो एक डोळा सिल्वर जुबली हो गई। और अखबार में छप के आया था उस वक्त, महाराष्ट्र का प्राण, यानी प्राण साहब हिंदी में उस वक्त छाए हुए थे एज ए विलन, ये मराठी का प्राण है। और महाराष्ट्र का प्राण ये विलन, एक नया लड़का। आप तकदीर पे यकीन करते हैं? बहुत। तो एक मजेदार किस्सा सरस्वती चंद्र का मैं बताता हूँ। उस वक्त मैं हिंदी इंडस्ट्री में मैंने अभी कदम रखा था, कुछ खास नाम भी नहीं हुआ था मेरा। और मुझे प्रोड्यूसर ने बुलाया और कहा कि भाई रमेश जी, इस पिक्चर में 4 दिन का तुम्हारा काम है, ऐसा नूतन जी के हस्बैंड का काम है। नूतन जी का हस्बैंड का काम है बोला, तो मैंने बोला कि हाँ जरूर करूँगा। कहानी मुझे कुछ पता नहीं थी। और आपके वाइफ को भी मैं काम देना चाहता हूँ, लेकिन वो उसमें बहन बनेगी आपकी। मैंने बोला ठीक है, कुछ हर्ज नहीं। तो पैसे की बात निकली। भाई बोले कितने पैसे देंगे? तो बोले रमेश जी आपको हम पर डे 1000 रुपीज़ देंगे। मैंने बोला कि भाई ये तो बहुत ही कम है, 1000 रुपये पर डे, और 4 दिन का काम, तो 4000 रुपये में पूरे पिक्चर में का विलन मैं हूँ और इतनी बड़ी पिक्चर है। बोले नहीं रमेश जी, 1000 के ऊपर नहीं देना चाहते हैं, अगर कहना है तो लेना है तो लीजिए, नहीं तो नहीं। और आपको 1000 रुपये पर डे मिलेगा और सीमा जी को 800 रुपये पर डे मिलेंगे। और उसका काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन का काम। यहाँ देखिए तकदीर की बात आ गई। पहले 3 दिन हमारा शूटिंग हुआ, बम्बई में शूटिंग हुआ। उसके बाद आउटडोर निकले हम लोग। वहाँ 1 दिन का मेरा काम था आउटडोर में। हम गुजरात में गए थे। वहाँ जाने के बाद नूतन जी ने मुझे कहा कि रमेश जी अगर आपके पास टाइम है। मैंने बोला प्राइम ही टाइम है मेरे पास। तो बोले अगर वो जो सीन लेना है वो आज नहीं लेंगे, 2 दिन के बाद लेंगे, मुझे आज वो मूड नहीं है, क्योंकि वो सीन बहुत अहम सीन था पिक्चर का, तो उसके लिए बाद में करेंगे। नूतन जी आज हमारे साथ नहीं है, बहुत याद आती है उनकी, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। ऐसे करते रहे, मैं कम से कम 10 दिन मेरी शूटिंग ही नहीं हुई, हम शिकार करते रहे। और 10 दिन का मुझे हर रोज 1,000 रुपये मिलते जा रहे थे। और प्रोड्यूसर मुझे जब पैसे देता था तो इतना गुस्से में आता था, बोले 4,000 रुपये अगर मैं, अच्छा उस वक्त मैंने 6,000 रुपये मांगे थे। अच्छा, पूरे पिक्चर के 6,000 रुपये मांगे थे। 10 दिन वहाँ काम हुआ, वो 10,000 रुपये मिले। उसके बाद 2 दिन का शूटिंग का काम हुआ, अगेन मेरा काम हुआ। सब मिला के मुझे सरस्वती चंद्र पिक्चर में 32,000 रुपये मिले। कैन यू इमेजिन इट? जहाँ 4,000 रुपये तय, 6,000 रुपये मैं मांग रहा था, वो 6,000 के मुझे 32,000 रुपीज मुझे मिले। और मेरे ख्याल से मेरे मिसेस को कुछ 20 या 22,000 रुपये मिले होंगे। लेकिन आपके इस संस्मरण से हमें जो आनंद मिला है वो तो अनमोल है, उसकी तो हम कीमत ही नहीं लगा सकते। बहरहाल रमेश जी, अब गीत आप कौन सा सुनवा रहे हैं? सरस्वती चंद्र की बात चल रही है, जिसने मुझे इतने पैसे दिए, उसका एक गाना अगर सुने तो, चंदन सा बदन। क्या बात, आपने मराठी फिल्मों का जिक्र किया, फिर हिंदी फिल्मों का भी जिक्र किया। हाँ जी। तो हिंदी की कौन सी पहली फिल्म थी आपकी? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने।
क्या हुआ कि मराठी पिक्चर में मैं पहले विलन करके एंटर किया, उसके बाद तकदीर ने मुझे मराठी पिक्चर में हीरो भी बनाया, हीरो बना, विलन बना, और मेरी इच्छा ये थी कि मैं रुकना नहीं चाहता था। ज्यादा दर्शक परिवार आपको बड़ा मिले, परिवार भी बड़ा मिले, और वहाँ क्या था कि हीरो मराठी पिक्चरें बनती थी 3 या 4 साल में, तो उसमें से मैं या विलन होता था या हीरो होता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी में कोशिश करें, तो मैं हिंदी के लिए कोशिश कर रहा था। और ताराचंद बरजाटिया साहब का मैंने सुना कि आरती पिक्चर बना रहे हैं, वो एक पिक्चर बना रहे हैं जिसका नाम आरती है, तो वहाँ जाके मैं मिला वहाँ उनको। वो मराठी पिक्चरें देखते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तू तो मराठी पिक्चर में हीरो का काम करता है, विलन का काम करता है, यहाँ तो सब कुछ लोग ये हो गए, दादा मुनि थे, रोल बढ़ गए और सब बढ़ गया, क्या है। तो उन्होंने बोला कोई भी रोल मैं करूँगा। तो एक रोल मुझे, एक छोटा सा रोल था, बहुत छोटा रोल था, वो मुझे मिला, यानी मीना कुमारी के देवर का रोल था, वो बड़े देवर का रोल था क्या, और शशिकला के हस्बैंड का रोल था, मुझे मिला वो। वो मेरा पहला हिंदी पिक्चर में का रोल था पहला। और सच कहा जाए तो मुझे हिंदी पिक्चर में रियल ब्रेक देने वाले अगर कोई हो तो वो है गोयल साहब। 10 लाख पिक्चर का नाम है। हाँ। 10 लाख ने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए, यानी पिक्चर के हिसाब से नहीं, पैसे के हिसाब से नहीं, नाम के हिसाब से और प्रेक्षकों के हिसाब से 10 करोड़ प्रेक्षक मुझे मिले, और उन्होंने सब लोगों ने पसंद किया। और बाद में क्या हुआ कि काफी पिक्चरों में मैं और सीमा जी, क्योंकि वो पिक्चर चलने की वजह से हमारी जोड़ी वैसी, जैसे हिंदी मराठी में मेरे और सीमा जी की जोड़ी बहुत जम गई थी, वैसे हिंदी में भी बहुत से पिक्चरों में हम दोनों इकट्ठा काम करने लगे। वाह, बहुत खूब। और ये जोड़ी आपकी बरकरार रहे। शुक्रिया। और अब आपने उस सफलता के नाम जो आपने वो हासिल की, और उन पुरानी यादों के नाम कोई बेहतरीन सा एक और गीत। जी हाँ, जरूर। देखिए, काफी लोगों के साथ मैंने काम किया, दिलीप साहब के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनका एक गाना मेरे बचपन से, मैं यानी बहुत पुराने से मुझे बहुत पसंद आया था, वो गाना मैं सुनाना चाहता हूँ। जहाँ मैं कहता हूँ कि दिलीप साहब ने इतना प्यारा वो गाने में एक्टिंग भी किया है। हालांकि दिलीप साहब तो हर जगह हर वक्त अच्छा एक्टिंग करते हैं, वो तो बस क्या कहूँ मैं उनके बारे में, जितने लफ्ज़ कहूँ उतने कम हैं। तो उनका गाना मैं उनके ऊपर पिक्चराइज हुआ गाना मैं सुनाना चाहता हूँ, कोहिनूर का गाना, मधुबन में राधिका नाचे। क्या महसूस करते हैं आप म्यूजिक को लेकर के कि हमारा जो म्यूजिक है, खासतौर से फिल्मों का, जिसके साथ में हमारा एक बहुत ही गहरा रिश्ता आत्मा का रहा है, ये म्यूजिक कहाँ जा रहा है? आजकल गाने कहाँ होते हैं साहब, गाने तो होते ही नहीं, क्योंकि आजकल गाने नहीं रहते, सिर्फ कैमरे की वो जगलरी होती है, म्यूजिक ज्यादा होता है, वर्डिंग को कुछ कीमत ही नहीं रहती। अभी परसों की बात मैं बताता हूँ मैं आपको, कि एक गाना चल रहा था, मैं भी वहाँ था, मैं बाप का काम कर रहा हूँ उस पिक्चर में। गाने में था कि आई लव यू, प्यार लड़का लड़की को जता रहा है, पहले बार कॉलेज का जमाना दिखाया है। पहले ज़माने में अगर होता, या मैं अगर डायरेक्टर होता या कोई भी होता, तो क्या दिखाते कि भी कोई अच्छी सी जगह लेके, एक रोमांटिक प्लेस लेके, एकांत में उसके कान में धीरे आवाज़ में, बड़े प्यारी आवाज़ में कहता कि मैं तुझसे प्यार कर रहा हूँ, या कुछ दूसरे ढंग से मैं बताता। यहाँ तो 40-50 लड़के, 40-50 लड़कियाँ एक में सामने डांस करते हुए, एक्रोबैट्स करते हुए गाते हैं कि आई लव यू, या मैं तुझसे प्यार कर रहा हूँ, या तू मुझसे प्यार कर रही है। समझ में नहीं आता कौन किससे प्यार कर रहा है। अब देखिए, यानी कि नई जो पिक्चर इसमें के गाने, मेरे ख्याल से ज़्यादा तक जब तक वो पिक्चरें चलती है तब तक उसको गुनगुनाए जाते हैं, उसके बाद आप भूल भी जाते हैं। लेकिन पुराने गाने आप मुझे कहिए, इमीडिएटली मैं गाने शुरू कर दूंगा। तो ऐसा कोई पुराना गाना जो बहुत ही अच्छा लगता है, वो सुनवा दीजिए। जरूर सुना देता हूँ। ज्योति कलश झलके, बड़ा प्यारा गाना है, मुझे बहुत पसंद आता है, और कभी कभी रात को मैं वो गाना सुनते भी रहता हूँ। दोस्तों, सेलुलाइट के सितारे में आज हमारे खास मेहमान हैं हिंदी और मराठी फिल्मों के सुप्रसिद्ध अभिनेता रमेश देव। आपसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। आपने जिस दौर में फिल्मों में कदम रखा, सिनेमा तब तक अपनी खासी पहचान बना। जी हाँ, बहुत। उस पहचान की क्या खासियत थी? कहानी, अभिनय, संगीत, या कुछ और? देखिए, उस वक्त की नहीं, अभी भी मैं कहता हूं, या आखिर तक, जब तक
फिल्म इंडस्ट्री रहे या टीवी रहे या कोई भी हो, यानी कोई ड्रामा हो या कोई कली की बात हो, आत्मा है कहानी, जी जो आजकल भूल रहे हैं ये सब लोग। रमेश जी, आपने कहानी की बात की। हम कहानी से एक फिल्म को और जोड़ रहे हैं जिसने बहुत ही आनंद भी दिया लोगों को। वो फिल्म है आनंद। जी जी। मैं इस फिल्म के बारे में जानना चाहूंगा क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि शुरू में इस फिल्म को लेकर के काफी संदेह की स्थिति बनी हुई थी कि चलेगी या नहीं चलेगी। क्या ये सच है? हाँ सच है, क्योंकि देखिए वो जमाना ऐसा था कि राजेश खन्ना उस वक्त टॉप पे थे और कोई भी हीरो मरा ये लोगों को पसंद नहीं पड़ता था। यानी इट वॉज एन आर्ट पिक्चर इन ए वे, क्योंकि उसमें ना रोमांस था, कुछ नहीं था। तो ऋषिदा ऐसे ही सोच रहे थे, तो मैंने बोला दादा क्या इतना क्यों सोच रहे हो? बोले नहीं रमेश, मुझे कभी कभी डर लगता है, कभी कभी सोचता हूँ कि ये पिक्चर चले नहीं चले, अगर नहीं चले तो क्या होगा। अभी इस वक्त राजेश खन्ना इतने जोरों पे हैं इसलिए। तो मैंने बोला नहीं दादा ये जरूर पिक्चर चलेगी। बोले लगी शर्त? मैंने बोला हाँ लगी शर्त। अच्छा, शर्त लगा लिया? शर्त लगा दी। तो शर्त लगी कि अगर पिक्चर जुबिली करे तो आप 15,000 रुपये देंगे। अच्छा। और बोले मुझे उन्होंने दादा ने कहा कि अगर नहीं चली तो? मैंने बोला मैं 1,500 रुपये दूंगा। अरे वाह। तो वो बड़े गुस्से में आ गए, बोले साला मेरे पास से तू 15,000 रुपये लेता और देते वक्त 1,500। मैंने बोला ये तो हैसियत की बात है, आप प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, इतने बड़े आदमी है। पहले 2-3 दिन पिक्चर कुछ खास नहीं चली, यानी उसको जो उठाव होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। तो दादा का फोन भी आया था, बोले रमेश 1,500 रुपये रेडी रख। अबे वो मराठे, तो मुझे मराठे करके बुलाते थे। तो मैंने बोला हाँ दादा वो रेडी है। सेकेंड वीक से पिक्चर उठी और जोर से उठी। तो 5वें वीक में मैंने दादा को फोन किया, दादा 15,000 रेडी रखिए। वो हंस पड़े। अच्छा, मैंने सोचा कि चलो ये तो मजाक की बात है, और मैंने भी मजाक में लिया था, कुछ खास ऐसी सीरियसली बात नहीं थी हमारी। लेकिन दादा का बड़प्पन यहाँ है, ऋषिदा का बड़प्पन जो है, यानी ही इज ए ग्रेट डायरेक्टर। उन्होंने मुझे जो बहुत ही सिखाया है, सबको सिखाया है। लेकिन यहाँ दूसरे यानी एज ए मैन देखिए कितना बड़ापन है कि जुबिली के वक्त, जुबिली का उन्होंने मुझे ट्रॉफी दी और वहाँ कहा कि भाई ये एक पैकेट भी देता हूँ कि जहाँ 15,000 रुपये का चेक है, और मेरे मिसेस को 8,000 रुपये का चेक उन्होंने दिया था। उसमें वो जो गाना है पियानो पे राजेश खन्ना गाते हैं, मैंने तेरे लिए 7 तिरंगे के सपने सुने, ये गाना 3.5 घंटे के अंदर पिक्चराइज हुआ है। दादा की कमाल वही है। दादा बिकॉज ही इज ए ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट एडिटर, तो उसको मालूम है कि उनको मालूम था कि कहाँ कट करना है और कहाँ करना है। तो 3.5 घंटे के अंदर, आजकल मैं देखता हूँ कि 6-6 घंटे, 6-6 दिन एक गाने पे लेते हैं और उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। 4 दिन के अंदर आप गाना भूल जाते हो, और ये आनंद में का गाना अभी भी आपको याद में आता है। रमेश जी, आपने अभी याद दिलाया गाना कि मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, लेकिन इस वक्त गीत आपने कौन सा चुना है? यही सुना दो। जैसे शब्दों के साथ आवाज का रिश्ता होता है, सांस के साथ संगीत का रिश्ता होता है, वैसे ही आदमी के साथ स्त्री का, औरत का रिश्ता होता है। और आपकी धर्मपत्नी सीमा जी खुद भी बहुत अच्छी कलाकार हैं, फिल्मों में आप दोनों की वो जोड़ी तो मेरे से भी अच्छी कलाकार है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने भी उनको ऐसे प्यार से अलग से कुछ कहा था, ये संयोग कैसे हुआ, कैसे वो आपकी जिंदगी में आई? जी, हमारा ये सिलसिला, मेरे तरफ से सिलसिला चल रहा था 4 साल से। अच्छा। लेकिन मुझे कभी वक्त नहीं मिलता था उसको जताने के लिए, प्यार जताने के लिए, क्योंकि हर वक्त उसकी माँ उसके छाये के माफिक उसको चिपके रहती थी। और मैंने आपको कहा कि मैं उस ख्याल का आदमी हूँ कि प्यार जताना है तो कोई रोमांटिक जगह हो या कहीं एकांत हो या कोई दोनों मिलके ही बताए। हमारी एक पिक्चर है ज्ञानबा तुकाराम, एक मराठी पिक्चर थी कि जिसमें मैं हीरो था और वो हीरोइन थी, और गाना मैं एक गांव की कहानी थी और बैलगाड़ी में बैठ के हम दोनों आ रहे हैं। अच्छा, दूर से फिल्म में शूटिंग थी, शूटिंग चल रही थी हमारी, और दूर से बैलगाड़ी में बैठ के हम दोनों आ रहे हैं, ऐसा था। और बातें करते करते इतने में बादल आ गए। बादल आने के बाद हम दूर थे, शॉट दूर लगाया था, तो डायरेक्टर ने कहा कि भाई रमेश जी वहीं रुके रहो, बादल जाने के बाद मैं आपको इशारा करूंगा और आप आ जाइए।
मैंने बोला ठीक है। अब शूटिंग वहां थी, माँ उसकी दूर बैठी थी, नजदीक कोई नहीं था, माहौल भी बड़ा प्यारा था, हवा चल रही थी, बादल आए थे, इतना अच्छा प्यारा मौका मेरे जैसा आदमी छोड़ेगा नहीं। और मैंने फिर वो मौका पकड़ लिया और मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तो उसको पहले लगा कि मैं कुछ रिहर्सल के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, तो हाथ में देखिए रिहर्सल के वक्त, अब आर्टिस्ट हम हैं, बहुत से लोग हैं कि वो एक स्पर्श अलग है, स्पर्श में भी फर्क बहुत होता है, वो स्पर्श अलग होता है। तो वो स्पर्श में जब पकड़ा तो उसने पहले कुछ नहीं महसूस किया, लेकिन बाद में जब देखा कुछ अलग है, मेरे स्पर्श में कुछ अलग एक कंप है, तो उसने मेरे तरफ से झट से देखा और मैंने कहा कि देख, तू जो देख रही है वही सच है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, क्या मुझसे शादी करेगी? तो बोले कि ये क्या सवाल पूछ रहे हो? बोले हाँ, मैं ये सवाल पूछने के लिए 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, वक्त नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है। वो शर्माई बहुत, उसका शर्मना यही मुझे उसका हाँ था। अपनी इस नायिका को आपने कैसा पाया? हर एक की जिंदगी में संसार तो एक होते ही होता है, ये अगर सफलता करना है, यानी एक 73 इयर्स का एक बूढ़ा आदमी, मैं इस वक्त बहुत खुश हूं जिंदगी से, तो इतना ही मैं कहूंगा कि देखिए कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। हमारे दोनों के जिसमें जिंदगी में मुझे एक मालूम था कि शी इज ए वेरी गुड आर्टिस्ट, शी इज ऑन द कॉन्ट्री शी इज ए बेटर आर्टिस्ट देन मी। रमेश जी, आपने अपनी जिंदगी की कहानी का, निजी कहानी का एक ऐसा हिस्सा सुनाया और वाकई सुन के लगा कि एक लड़की को आपने अपनी जिंदगी की लव स्टोरी सुनाई, तो गाना भी तो वैसे ही होना चाहिए ना। जी हाँ, जी हाँ, क्या प्यारा गाना, क्या प्यारा गाना, ब्यूटीफुल गाना है। मुझे आपकी एक फिल्म याद आ रही है, 3 बहुरानियां। जी, उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। जरूर बताता हूँ। वहां भी देखिए, मैंने कहा था ना कि मेरी लाइफ एक लक या तकदीर के साथ चलती रहती है। उस वक्त मैं मद्रास में था, एवीएम की पिक्चर कर रहा था, तो मैं बाहर घूमने गया और एकाएक बारिश शुरू हो गई। इधर उधर देखने लगा, जगह नहीं थी, तो एक सामने बहुत बड़ा एक पैलेसियल बंगला था, तो उसके अंदर घुस गया मैं, पोर्च में मैं खड़ा रह गया। तो अंदर से आवाज़ आई, तो मैंने बोला कि माफ़ कीजिएगा सर, आई एम सो सॉरी, आई कांट अंडरस्टैंड एनी Madrasi. I am a artist, came from Bombay and I am working in AVM. तो वो आदमी ने मुझे अंदर बुलाया, बोला कम हियर, सिट डाउन, और पूछा कि डू यू नो हु एम आई? तो मैंने बोला नहीं जी, आई एम सॉरी। बोले मैं वासन हूँ। वासन का नाम लेते ही जेमिनी का वासन। अब डायरेक्टर तो नाम तो मालूम था, लेकिन कभी देखा नहीं था। आप तो जानते हैं कि डायरेक्टर्स दे आर सब पर्दे के पीछे रहते हैं। एकदम मैं खड़ा हो गया, मैंने बोला कि वासन साहब माफ़ करना, आपका आज ज़िंदगी के मेरे बहुत ही अच्छा दिन है कि जो आपके साथ मुलाकात हो गई। एक काम करो, बोले कल तुम 11 बजे मेरे ऑफिस में आ जाओ। मैंने बोला माफ़ करना वासन साहब, मैं नहीं आ सकता। बोले क्यों नहीं आ सकते? बोले मैं एवीएम में मैं काम कर रहा हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ, तो उनकी शूटिंग छोड़ के मैं कैसे आ सकता हूँ? तो हंस पड़े। दूसरे दिन मैंने सवेरे जाके डायरेक्टर से बताया कि मैंने बोला राय साहब ऐसे से बुलाया था। उन्होंने भी मुझे गालियाँ दी, बोले पागल है, तो अगर बोलता तो मैं आज शूटिंग तेरी कैंसिल करता। खैर अभी हो गया था, बाहर निकल गया था हाथ से। 10:30 बजे भागते भागते प्रोडक्शन मैनेजर आ गया और कहा कि रमेश जी आपको बुलाया है ऑफिस में। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एंटर्ड इन हिज ऑफिस। बोले रमेश कल तुम वासन साहब से मिले? बोले हाँ जी, लकीली मैं गया था, बारिश हो रही थी, तो मुझे मालूम नहीं था कि वासन साहब का बंगला गया। तो कल उनको तुमने कहा कि 11 बजे मैं नहीं आ सकता ऑफिस में? बोले हाँ जी, नहीं वैसा बोला। क्यों बोला? तो मैंने बोला कैसे सर, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बोले जाओ। मैं बाहर आ गया, बहुत नर्वस हो गया था। मैंने बोला क्या हुआ? गाड़ी में मुझे बैठाया, गाड़ी चल पड़ी, वो होटल की तरफ चल पड़ी। इत्तेफाक से स्टूडियो जहाँ हमारा होटल था उसी के रास्ते के ऊपर वो जेमिनी स्टूडियो था, और गाड़ी जेमिनी स्टूडियो के स्टूडियो में एंटर की। देखिए वहाँ एंटर होने के बाद वहाँ मुझे खड़ा किया गया ऑफिस के सामने वासन साहब के
ऑफिस के सामने, 11 बजने को आधा मिनट था और बोले अंदर जाइए। दरवाजा खोल के अंदर गया, वासन साहब हंस पड़े, बोले व्हेन वासन कॉल्स एनीबडी दैट आर्टिस्ट कम्स हियर। तुम्हें इसलिए बुलाया है, जाओ मेरे प्रोडक्शन मैनेजर से मिलो। गया, प्रोडक्शन मैनेजर को जाके मिला, एंड यू विल नॉट बिलीव, उसके सामने उन्होंने मुझे एक चेक रखा। 11,000 का वो चेक था, 11,000 का वो चेक था। उस जमाने की बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी रकम थी। और 11,000 की रकम देने के बाद कहा कि आपको एक पिक्चर में, हमारे पिक्चर में एक कैरेक्टर करना है, और वो कैरेक्टर है 3 बहुरानियों में के एक भाई की। 3 बहुरानियों में 3 भाई रहते हैं, उसमें के एक भाई की, और एडवांस मुझे मिला। और उसके बाद मैं वासन साहब को थैंक्स देने के लिए आया। बोला कि वासन साहब बहुत 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 शुक्रिया, आपने मुझे बोला। बोले रमेश, मुझे यही तेरी बात अच्छी लगी कि तूने कहा कि मैं 11:30 बजे हमारे ऑफिस में नहीं आ सकता। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। कमिटमेंट की बात है कि वासन को मेरे सामने पहले बार एक आर्टिस्ट ने कहा कि मैं आपके ऑफिस में नहीं आ सकता, और उसके बाद आपको ताज्जुब लगेगा कि ईच एंड एवरी पिक्चर, जितनी पिक्चर उसके बाद बनी एवीएम की, हर पिक्चर में मैं था। वासन साहब के हर पिक्चर में मैं था। और मद्रास ने मुझे आज जो इज्जत मिली, पैसा मिला, वो सब वहां से मिला। इस वक्त एक हमारी इच्छा है जो हम चाहेंगे कि आप पूरी कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। हाँ जी। गाना सुनवा दीजिए एक। हाँ जी। राजेश खन्ना के ऊपर वो पिक्चराइज किया गया है, और वो गाना मुझे बेहद पसंद है, मेरे नैना सावन भादो। रमेश जी, प्रोफेशन में भी आपने अलग अलग किरदार निभाए हैं। जी हाँ। विलन बने, हीरो तो बने ही, वैसे तो किया ही, लेकिन फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी आप कूदे जी, है ना, और निर्देशन भी किया जी। तो निर्देशन की तरफ आपका रुझान कैसे आया, क्यों आया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए क्या हुआ है, हर प्रोफेशन में जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उसको कोई एक्सपीरियंस मिलता रहता है, तो उसकी इज्जत बढ़ती रहती है, उसकी प्राप्ति बढ़ती रहती है, उसको नाम बढ़ते रहता है। जब मैं हीरो बना था, विलन बना था, तब से मेरे दिमाग में था कि नहीं, एक दिन मुझे डायरेक्टर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है। कम से कम 6-7 पिक्चरें बनाई। साने गुरुजी पिक्चर अभी मैंने बनाई है पिक्चर। इस फिल्म को तो बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। जी हाँ, उसको तो अभी तक तो 3 अवार्ड्स मिले हैं। एक तो ईरान का फेस्टिवल में जूरीज बेस्ट पिक्चर करके अवार्ड मिला। इराक में मुझे बेस्ट सोशल सब्जेक्ट करके पिक्चर को अवार्ड मिला, और मुझे बेस्ट डायरेक्टर करके अवार्ड मिला, और जर्मनी में भी जा रही है पिक्चर वो। तो कैसा लगा आपको जब अवार्ड मिला? बड़ी बहुत खुशी हुई। ईरान में जब मैं गया था तो आई वाज सो हैप्पी देयर। वहाँ जब एक्सेप्ट करने के लिए गया था, तो ऐसा लगा कि क्या बात है कि कोई मराठी पिक्चर, दिस इज, मेरे ख्याल से तो ये पहली मराठी पिक्चर है कि जो महाराष्ट्र के, भाई हिंदुस्तान के ने भारत के बाहर जाके जिसको प्राइज मिली। आज तक किसी मराठी पिक्चर को भारत के बाहर प्राइज नहीं मिली है। तो इससे तो आपने फिल्म इंडस्ट्री का ही नहीं, हमारे देश का गौरव भी बढ़ाया है रमेश जी, और गौरव संतान भी बढ़ाती है। वैसे दोनों बच्चों को मैंने, और खास तौर से मेरे वाइफ ने, इस इंडस्ट्री से दूर रखा था। दोनों लड़के हैं। मुझे लड़की नहीं हुई। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है, क्योंकि लड़की बाप की तरफ देखती है और लड़के माँ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं। खैर, वो बच्चे, लड़की मुझे नहीं है। लेकिन अभी 2 बहुआएं हैं, आई हैं, लेकिन उनको मैंने बच्चियां बनाई दी। मैं दोनों को भी, एक को मैं छोटी बेटी करके बोलता हूँ, एक को बिटिया बोलता हूँ, तो वो दोनों को बिटिया बना दिया। हाँ, और मैं कहता हूँ कि भाई, और बेटों को कहता हूँ कि तुम मेरे घर जवाई हो। तो इच्छा हो न हो, इस लाइन में वो दोनों बच्चे आ गए। मैं अपने इस बातचीत के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका हूँ। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस जिंदगी के इस पड़ाव पर जहाँ आप खड़े हैं, वहां से जब आप पीछे मुड़ करके देखते हैं, एक संतुष्ट व्यक्ति पाते कि नहीं आप अपने आप? बहुत। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ। वो इसलिए कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लड़के दिए, बड़े अच्छे लड़के दिए, वाइफ दी, बहुत अच्छी हुई। लेकिन आजकल थोड़ा सा लाइन की तरफ, मैंने पिक्चर लाइन की तरफ जाते वक्त मुझे ज़रा दुख होता है।
देखते वक्त ऐसा लगता है कि हर रोज नए नए लड़के आ रहे हैं। पहले ज़माने में देखिए कि एक जोड़ी बनती थी, जैसे कि राज साहब थे, नरगिस जी थी, धर्म जी थे, मीना कुमारी जी थी, ऐसे ये होता था। आजकल देखिए, आज लड़का एक आता है, 4 दिन के अंदर वो उसका नामो निशान तक नहीं रहता। लड़कियां तो इतनी आ गई हैं कि पूछो मत, और उनका बर्ताव भी अलग रहता है। तो उनको मैं इतना ही कहूँगा कि आजकल जितने लोगों को जो आना चाहते हैं, और मुझे अब काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि हम लोग आए ना आए, तो उस वक्त मुझे जोकर पिक्चर में का एक गाना मुझे बहुत याद आता है। कौन सा? ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। तो इस लाइन में अगर आना है आपको तो जरा जब के आओ, सब तरफ देखते रहो, आगे भी नहीं पीछे भी। अगर आपको दूसरा जन्म मिले फिर से, क्या बनना चाहेंगे आप? क्या बनना चाहेंगे? बस आर्टिस्ट बनना चाहूंगा यार, क्या और क्या। आर्टिस्ट के जैसा दुनिया में दूसरा कोई, मैं कहूंगा कि प्रोफेशन ही नहीं। इतना अच्छा प्रोफेशन है यार, नाम मिलता है, इज्जत मिलती है, पैसे मिलते हैं आपको, सब कुछ जो जिंदगी में जो मैं कहीं नहीं कर सकता वो सब कुछ कर सकता हूं। मैं वकील बनता हूं, मैं डॉक्टर बनता हूं, मैं चोर भी बनता हूं, अच्छा आदमी भी बनता हूं, सब कुछ है। हर आदमी के दिल में एक ख्वाहिश होती है, अच्छाई और बुराई। वो सब ख्वाहिश और सब इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। यही एक लाइन है कि जहां सब कुछ हो सकता है, तो भगवान से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि मुझे अगर नेक्स्ट जन्म देना है तो बनाओ, और आर्टिस्ट बना। हर आर्टिस्ट, मैं कहता हूं कि हर आर्टिस्ट का यही गाना होगा, और वही वो इच्छा करता होगा, मुझे यही जीना है, यही मरना है। जीना यहाँ, मरना यहाँ। रमेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतना कीमती समय अपना दिया, हमारे साथ में अपनी यादें बांटी आपने। हम यही आपके लिए शुभकामना हृदय से व्यक्त करते हैं कि हमें और भी आपकी कला के विभिन्न रूप देखने को मिले, आपके अभिनय के जौहर देखने को मिले, और साथ ही साथ आपके निर्देशन का कमाल भी देखने को मिले। हम अपनी ओर से, अपने श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। शुक्रिया। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हमारे विशेष मेहमान थे हिंदी और मराठी फिल्मों के सुप्रसिद्ध अभिनेता रमेश देव। इनसे बातचीत कर रहे थे कमल शर्मा। तकनीकी सहयोग था MS गायकवाड का, और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के सितारे।